जी नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की इस खास पहल में स्वागत है, जो कि हमारा एक प्रयास है कि हम पॉडकास्ट सीरीज़ के माध्यम से देश दुनिया से जुड़ी हुई उन महान वैज्ञानिक शख्सियत से आपको मिलाएं, जिनके निजी जीवन से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी जो आज की ऑडियंस है, साइंस सेंटर्स के जो हमारे एस्टीम्ड विजिटर्स हैं, हमारी काउंसिल का जो लक्ष्य है कि लोगों को कैसे विज्ञान के प्रति और जागरूक कर सकें और उनमें रोचकता के लिए एक उत्प्रेरक बन सकें। उसी यात्रा में ये खास पहल में अगला जो पड़ाव है, इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी रिसर्च भौतिकी की दुनिया से शुरू करते हुए प्लानिटरी साइंस में काम करते हुए और कहीं ना कहीं चांद के उन टुकड़ों को छूने का प्रयास भी किया है, और उस रिसर्च से आगे बढ़ते हुए वो कैसे अपनी यात्रा तय करते हुए बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट पहुँचते हैं और कैसे जाने माने वैज्ञानिक के साथ साथ भारत में बहुत ही ज़रूरी है हमारे इस बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत के सपने को आगे ले जाने में विज्ञान चेतना के प्रति कम्युनिकेशन ऑफ साइंस में उनका जो अभूतपूर्व योगदान है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्र मोहन नौटियाल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आपने स्पेस एंड टाइम में हमारे साथ जो चंद लम्हे बिताए हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है कि हम और बेहतर कैसे करें। लेकिन आज का जो एपिसोड है हमारी उस यूथ के लिए है जो इस समय स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हैं या जो विज्ञान में रुचि रखते हैं। तो सर, हम आपकी बात वहाँ से शुरू करते हैं, शायद जहाँ से आपने पहला सपना देखा हो कि आपको विज्ञान में अपना करियर बनाना है। तो वो यात्रा आपकी कैसी रही और कैसे आप उन दिनों पढ़ते पढ़ते भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की तरफ रुख करते हैं, जो कि PRL है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसे मदर कहा जाता है हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम का, कर्सी टू साराभाई सर। और वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होते हुए कैसे आप लखनऊ पहुँचते हैं, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। और थोड़ा बहुत टंग ट्विस्टर जरूर लगा, लेकिन कमाल की बात है कि उसके पीछे की विज्ञान भी काफ़ी रोचक है। तो सर, आपकी यात्रा हम जानना चाहेंगे। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हमेशा और जन्म मेरा मेरठ में हुआ था। BSc ऑनर्स मैंने फ़िज़िक्स में किया। फ़िज़िक्स में मेरी शुरू से दिलचस्पी थी। उसके बाद रुड़की से, जो अब IIT रुड़की कहलाता है, वहाँ से मैंने फ़िज़िक्स में MSc किया। और उसके बाद हमारे दो साथियों ने एप्लीकेशन लगाई PRL में रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए, और हम दोनों वहाँ पर गए। उनमें मेरा चयन हो गया था। और जब वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया तो वो समय आपको याद दिला दूँ 1977 का था। और वो समय था जब प्लानिटरी साइंस, विशेष रूप से चंद्रमा की जो खोज थी, ये बहुत उसके अध्ययन, उसके नमूने आए हुए थे और दुनिया की बहुत सारी लेबोरेटरीज़ में उनका एनालिसिस हो रहा था। हमारा ग्रुप, जिसके जो लीडर थे प्रोफेसर देवेंद्र लाल थे, जो पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में थे, वहाँ से वो 73 के करीब में अहमदाबाद में आए और वहाँ पर वो उसके निदेशक बने। तो हमारे ग्रुप में उस समय चंद्रमा से आई हुई जो चट्टानें थीं और जो मिट्टी के नमूने थे, उनका अध्ययन हो रहा था। और मैंने PhD के लिए उनके ग्रुप को ज्वाइन किया और मैंने थोड़े दिन फिशन ट्रैक में भी काम किया, जो उल्काऊ में था। और इसके बाद मैंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री लैब ज्वाइन की प्रोफेसर MN राव के साथ। और उसमें मून के जो सैम्पल्स थे, रॉक भी और रेगोलिथ भी, टेक्निकली रेगोलिथ, उसे सॉइल कहना सही नहीं है, उनका हमने एनालिसिस किया आइसोटोप्स की दृष्टि से। आप जानते हैं कि जो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस होती हैं, उनके जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन है, इन गैसेस के काफ़ी सारे आइसोटोप्स होते हैं। और इन आइसोटोप्स के एनालिसिस से, मेजरमेंट से हमें बहुत सारे क्लूज़ मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है जिससे हमें सूरज से निकलने वाली किरणों की प्रकृति के बारे में पता चलता है। और इन प्रोटॉन्स से भी जो सूरज से निकलते हैं और वो फिर न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं चंद्रमा की चट्टान के साथ या चंद्रमा की रेगोलिथ के साथ, जो मिट्टी वहाँ पर है उसके साथ, और नए आइसोटोप्स बनाते हैं। तो इनका मेज़रमेंट करके हमें ये पता चलता है कि सूरज से निकलने वाली जो किरण हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, उनकी ऊर्जा कितनी थी, उनकी एनर्जी कितनी थी। और उसके बाद जब वो न्यूक्लियर रिएक्शन करके नए आइसोटोप्स बनाते हैं तो उससे भी हमें उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर हमने इसमें ये पता लगाया कि सूरज से निकलने वाली जो ये रेडिएशन है, इसमें एक होता है जिसे हम कहते हैं सोलर विंड। ये कम ऊर्जा के कण होते हैं, 1000 EV के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के हो सकते हैं, KeVs के हो सकते हैं।
इनसे ज़्यादा ऊर्जा के कण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। इनमें डोमिनेटिंगली प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं यानी हीलियम न्यूक्लियाई, और इसके साथ में आयरन ग्रुप के भी इसमें कई न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन अधिकतर ये प्रोटॉन्स होते हैं। तो इनके न्यूक्लियर रिएक्शन से भी नए आइसोटोप्स चंद्रमा की धूल में बनते हैं, और उनमें एल्यूमिनियम 26 और इस तरह के कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें नियॉन 21 भी प्रोड्यूस होती है, और इससे हमें पता चलता है कि सूरज से जो निकलने वाले कण हैं उनकी ऊर्जा और उनका एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसा है। तो ये तो बात थी कि हमने चंद्रमा को एक लेबोरेटरी की तरह, एक प्राकृतिक लेबोरेटरी की तरह यूज़ किया और उससे सूरज के बारे में पता लगाया। लेकिन आइसोटोप्स में हमारा इंटरेस्ट जो था वो कई तरह से था, जो इनर्ट आइसोटोप्स थे, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे, और इसी तरह से एक कॉस्मोजेनिक आइसोटोप है रेडियो कार्बन। जब तक मैं PRL में था मेरे कमरे के बिल्कुल पास में रेडियो कार्बन की लेबोरेटरी थी, पर उसमें जो मेरी दखल थी वो बहुत सीमित थी, कभी कभी जाने तक थी या कभी साइंटिफिक डिस्कशंस तक। लेकिन उसके बाद मैं जब बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज में आया 1985 में, तो शुरू में वहाँ पर कुछ मैं स्पेक्ट्रोमेट्री का काम किया, और उसके बाद मैं वहाँ पर रेडियो कार्बन डेटिंग में मैं इंडल्ज हुआ। और रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब है डेटिंग की वो पद्धति जिसमें हम कार्बन 14 का मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और कितना कार्बन 14 उदाहरण के लिए किसी लकड़ी के सैंपल में है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि कितने साल पहले उस पेड़ की मृत्यु हुई थी। अगर मृत्यु के बाद में वो पेड़ या वनस्पति धूल में मिल जाती है तो हम उसकी भी डेटिंग कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि धूल की या मिट्टी की या सेडिमेंट की कोई परत कितने 100 साल या कितने हज़ार साल पहले जमा हुई थी। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि अगर हम किसी जगह पर कोई गड्ढा मिट्टी में खोदें, मान लिया हम कि 2 मीटर तक गहराई में जाते हैं, वहाँ से हम मिट्टी की 2 मीटर गहरी, 1 मीटर 90 सेंटीमीटर गहरी, फिर उससे ऊपर की, फिर उससे ऊपर की, इस तरह अलग अलग गहराइयों से हम मिट्टी के नमूने निकालते हैं। अब उन मिट्टी के नमूनों में पिछले उन हज़ारों सालों में जो पराग कण या जो पोलन ग्रेन्स पेड़ पौधों से, फूलों से और इस तरह के पौधों से निकले थे, वो भी वहाँ जमा हो रहे हैं। जो सबसे पुराने पौधे थे वो सबसे, उनके पोलन ग्रेन सबसे नीचे जमा होंगे, उसके बाद वालों के उसके ऊपर, उसके बाद वालों के उससे ऊपर। तो एक क्रमबद्ध उनका डिपोजिशन वहाँ पे होता है और एक सीक्वेंस में होता है। हम अगर अलग अलग मिट्टी की परतों की डेटिंग रेडियो कार्बन से कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये पोलन ग्रेन किस समय को बिलोंग करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि किस समय पर किस तरह की वनस्पति होती थी। तो जो इवोल्यूशन ऑफ वेजिटेशन है ये हमें पिछले हज़ारों साल के लिए पता चलता है। वो कमाल की बात है। देखिए कितनी कमाल की जर्नी है सर की, कि अपनी रिसर्च की शुरुआत करते हैं उस पड़ोसी चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन करते हुए, जिसे अपोलो ईरा में लाया गया और ग्लोबल रिसर्च का हिस्सा भी बना। भारत के पास भी वो चीज़ें पहुंची, रशियन प्रोग्राम के थ्रू भी वो सैंपल्स लाए गए। लेकिन देखिए वहाँ से शुरुआत करते हुए अब वो हमारे उसी प्लैनेट की मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम मृदा कहते हैं। और जैसे कि जियोलॉजी में कहा जाता है, प्लैनेटरी साइंस में, कि हम चांद की जो सरफेस पे जो डस्ट है, ये जो पार्टिकल्स हैं, उसकी सरफेस को हम रिगोलिथ कहेंगे, ना कि सॉइल, क्योंकि सॉइल जो जीवन को जन्म दे सके, जो सृजन का कारक बन सके, ऑर्गेनिक मटेरियल हो, बैक्टीरियल लाइफ को सपोर्ट कर सके। तो आपने चंद्रमा से पृथ्वी की मिट्टी के रूप में कितनी लंबी रिसर्च यात्रा आपकी रही, और इन सब के बीच में चूँकि सर आप बहुत रुचि के साथ एक आपका पैरेलल एक कैरियर आपका बन रहा था, जो शायद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी रुचि भी थी, और कहीं ना कहीं आपका जो उसके प्रति समर्पण था, विज्ञान प्रचार और प्रसार, साइंस कम्युनिकेशन में आपने जम के आगे बढ़ के न सिर्फ भाग लिया है, आपने इस विषय से जुड़े हुए, इस विचारधारा से जुड़े हुए और ऐसे तमाम संस्थान या लोग जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि विज्ञान प्रचार बहुत सहज और सरल होना क्यों जरूरी है हमारे देश भारत के लिए, तो आपने इतना बड़ा करियर उस क्षेत्र में भी आपने निभाया। और हम इस बात में एक सवाल और जोड़ देंगे, ये बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट में आपने पैलियो साइंसेस पे काम किया, उसके बाद आप इंसा में भी आपने जिम्मेदारी के रूप में 4 से 5 वर्ष आपने वहाँ बिताए, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी। तो हम आपसे उस बारे में भी जानना चाहेंगे।
जी, एक डायमेंशन मैं अपने रिसर्च की थोड़ी सी और बता दूं। क्योंकि हम डेटिंग कर सकते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ज़मीन में अगर हमें कोई सैंपल मिला है तो उसकी आयु कितनी है, और लगभग 40-45 हज़ार तक के पुराने नमूने, उनकी डेट हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, ये पीरियड भी वो है जो हमारी सभ्यता का इतिहास है। इसमें हमें आर्कियोलॉजिकल सैंपल्स, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं, तो उनकी डेटिंग के लिए भी जो सबसे अधिक प्रभावी और सबसे ज़्यादा उपयोग में आया हुआ तरीका है वो रेडियोकार्बन डेटिंग का है। तो हमने इस विषय पर भी शोध की कि किसी जगह पर जब मानव था तो उन्होंने जिन चीज़ों का उपयोग किया वो चीज़ें कितनी पुरानी थीं। उदाहरण के लिए, अगर उनका कोई सिंहासन था लकड़ी का बना हुआ, उसकी आयु रेडियोकार्बन डेटिंग से निकाली जा सकती है। जी बिल्कुल। तो सभ्यता का जो एक विकास है, जो इवोल्यूशन ऑफ कल्चर है, उसमें भी रेडियोकार्बन डेटिंग का बहुत योगदान रहा। इसी तरह से वनस्पति, उदाहरण के लिए हमने पता लगाया कि गुजरात जैसी जगह में, जहाँ का क्लाइमेट कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत कंड्यूसिव नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ भी आज से 4-5 हज़ार साल पहले भी लोग इस 2 तरह की फसल निकाल पा रहे थे, रबी की भी और खरीफ की, जो बड़ी आश्चर्य की बात है। इसका मतलब उस समय या तो क्लाइमेट अलग तरह का था, या उस समय कम्युनिकेशन के साधन इतने थे कि दूर दूर से दूसरी तरह की फसल भी वहाँ पर लाई जा सकती थी। इसके बाद जो आपने बात की साइंस कम्युनिकेशन में मेरे प्रवेश की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1988 में मुझे इंसा मेडल फॉर यंग साइंटिस्ट मिला था, और हम लोग उसके बाद राष्ट्रपति भवन में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो दिल्ली के जो आकाशवाणी के कुछ युवा रिपोर्टर्स थे, वो हमारे पास आए। उन्होंने हमसे कहा कि आप अपनी साइंस जो आपने की है, जो रिसर्च आपने की है, उसके बारे में आप हिंदी में बताएं। काफ़ी सारे, करीब 19 लोगों को वो उस बार सम्मान मिला था, लेकिन मैं अकेला था जो हिंदी में साइंस के बारे में बोलने को तैयार हुआ। तो उसके बाद मैंने बोला, उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसको ब्रॉडकास्ट भी किया होगा, जो मैंने कभी सुना नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम आम आदमी को साइंस के बारे में बताते हैं, और उसका कारण है, मुझे लगता है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो साइंटिस्ट बनेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या उन लोगों की है जो साइंटिस्ट नहीं बनेंगे। लेकिन फिर ऐसे लोगों को साइंस के बारे में क्यों बताया जाए? वो इसलिए बताया जाए कि साइंस केवल तेज़ हवाई जहाज़ बनाने की, बेहतर टूथपेस्ट बनाने की, ज़्यादा अच्छी सड़क या पेन बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए ही नहीं है। विज्ञान का, साइंस का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है लोगों की सोच को बदलना, लोगों के एटीट्यूड को साइंटिफिक करना, लोगों के टेम्पर को साइंटिफिक करना। और मुझे लगता है कि साइंस की जानकारी देना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है लोगों के सोच को वैज्ञानिक बनाना। वो तर्कशील दृष्टि से सोचें, तर्कशील तरीके से सोचें, तभी वो कोविड का मुकाबला कर पाएंगे, तभी वो समाज में अगर कोई छूत की बीमारी है उसका मुकाबला कर पाएंगे, तभी वो अपने दैनिक जीवन में हाइजीन को फॉलो करेंगे, तभी वो सामाजिक विषयों पर भी एक लॉजिकल अपना स्टैंड लेने में समर्थ होंगे। तो हम ये तो चाहते हैं कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग, हमारे आज के बच्चे कल बड़े होकर वैज्ञानिक बने, लेकिन अगर वो वैज्ञानिक नहीं बनते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बड़े होने के बाद उनका सोच वैज्ञानिक हो, उनका सोचना साइंटिफिक हो। मतलब वैज्ञानिक चेतना शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि वैज्ञानिक चेतना अगर हमारे समाज में फले फूले, और वो एक ऐसे रैशनल थिंकिंग अप्रोच समाज को जन्म दे कि जो चीज़ें हम आगे आने वाले भारत या आने वाली दुनिया में देखना चाहते हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट जरूर हों, पर उनमें भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का भाव हो, और जो कि हमारे प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी से भी जुड़ा हो। तो आपकी बातें बहुत ही सर इंस्पायरिंग है, और कमाल की बात है कि आपने उसको जिस लहजे के साथ इतनी गंभीरता से कहने वाली विषय को इतना रोचकता से प्रस्तुत किया है। हमारी जो ऑडियंस है, हमें इस एपिसोड को सुन के जरूर गदगद होगी कि कहाँ प्लानिटरी साइंस, कहाँ ल्यूनर सैंपल्स को हम स्टडी कर रहे हैं, सन से आने वाले सोलर विंड्स को समझने के लिए, यानी पड़ोसी तारा हमारा जो इकलौता जीवन जिस पे हमारा निर्भर है इस प्लैनेट पर। हम तारे कितने भी खोज लें, परंतु हमारा अभी वर्तमान जीवन तो हमारे स्वयं के तारे पर निर्भर है, और उसकी स्टडी से सर कैसे पैलियो साइंस के माध्यम से अर्थ की सॉइल की स्टडी की बात करते हैं, कार्बन डेटिंग की बात करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग की इतना बेहतर एग्जाम्पल्स देके सर ने कम समय में किस तरीके से डेप्थ के साथ हम हमारे समय की परतों को हटाते हैं, और साथ में फिर आपकी इंसा की जर्नी और आपका राष्ट्रपति भवन जाना, और कैसे आप विज्ञान प्रचार में आए। लेकिन सर कहीं ना कहीं हमें थोड़ी और भी चीज़ें आपसे
जानना है हमारी ऑडियंस के लिए। मुझे तो पता है आपकी एक रुचि भी है, आप कविताएं लिखते हैं और आप, मैं अगर हिंदी में ही बोलना चाहूँ तो बाँचते भी हैं कि अपनी रिकॉर्डिंग को आप अपने माध्यम से लोगों के साथ रखते हैं। एक छोटा सा वृत्तांत अगर आप मुझे अनुमति दें कि आपका कविता लिखना और फिर नालिकर सर को भेजना। मैं जयंत विष्णु नालिकर सर की बात कर रहा हूँ, JB नालिकर, जिन्हें हम डॉयन ऑफ साइंस कहते हैं भारत की, जो फ्रेड हॉयल जैसे महान वैज्ञानिक के विद्यार्थी रहे हैं और भारत में जिन्होंने TIFR से आके आयुका की स्थापना की, उनके मार्गदर्शन में और प्रोफेसर यशपाल के निर्देशन में। तो वैसी शख्सियत, जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत, अगर आप जब कविता की रचना करते हैं तो ये आप कैसे ये सोचते हैं कि ये उनको भेजी जाए और फिर वो क्या होता है, आप स्वयं हमारे ऑडियंस को बताएंगे सर। आपने जो दोनों नाम दिए, पद्म विभूषण प्रोफेसर यशपाल और पद्म विभूषण प्रोफेसर नालिकर, इनमें से प्रोफेसर यशपाल के साथ तो मेरा बहुत ही लंबा और बहुत अच्छा परिचय रहा है। मैं उनके घर भी गया हूँ, उनके घर पर खाना भी खाया है। और दूसरे जो प्रोफेसर नालिकर का आपने नाम दिया, इनसे भी परिचय मेरा बहुत पुराना है, क्योंकि ये पुणे में थे। इनसे इंटरेक्शन यद्यपि उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जब वो साराभाई प्रोफेसर की तरह फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में आए थे तब हमारा इंटरेक्शन हुआ। दिल्ली में जो इंसा मेडल के लिए एक बार मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें वो हमारी कमेटी में भी थे। उसके बाद उन्होंने 2016 के आसपास एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ की थी पुणे में, लाइफ इन अपर एटमॉस्फेयर के बारे में। तो उसके बारे में जो उन्होंने एक मीटिंग, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया था, उसमें उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था। और इसके पहले 1995 में जब टोटल सोलर इक्लिप्स हुआ था, भारत से भी देखा गया था और उसका लाइव टेलीकास्ट पहली बार हुआ था। उसमें प्रोफेसर नालिकर और मैं दोनों प्रयागराज में, यानी तब के इलाहाबाद में थे और तब भी उनसे इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद भी उनसे लखनऊ में वो लेक्चर देने आए। तो मैं जानता था कि उनकी साहित्य में भी रुचि है। उनकी विज्ञान की कथाएं मेरी दृष्टि में हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कथा जो लिखी गई हैं वो प्रोफेसर नालिकर और लक्ष्मण लोढ़े जी जैसे लोगों द्वारा लिखी गई हैं। तो मेरे मन में जब मैंने कविता लिखी और उसके बाद मुझे एरीज में जाकर एक व्याख्यान देना था, तो मेरे मन में आया कि मैं प्रोफेसर नालिकर को वो कविता भेजूं और उनकी जो सम्मति है, मैं उस पर उनका विचार क्या है मैं जानूं। उन्होंने उसको पढ़ा और फिर उन्होंने उसका उत्तर भी दिया। मुझे पहली बात तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि प्रोफेसर नालिकर ने मेरे ईमेल का उत्तर दिया, जबकि मैं शायद 7-8 साल के बाद उनसे संपर्क कर रहा था। उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव उस कविता के बारे में मुझे दिया और उसके बाद मैंने उसको संशोधित करते हुए उस कविता को मैंने एरीज में अपना व्याख्यान देते समय मैंने उनको पढ़ा। तो मेरा मानना यह है कि वो उन व्यक्तियों में हैं जो न केवल बहुत अच्छे विश्व स्तर के विज्ञानी हैं, वो उन व्यक्तियों में हैं जो नई जनरेशन को, यंगर लोगों को प्रेरणा देते हैं, अपना समय भी उनको देते हैं। और विज्ञान लोकप्रियकरण में उनका और प्रोफेसर यशपाल का जितना योगदान हमारे देश में है, मुझे लगता है कि शायद किसी और व्यक्ति का नहीं है। और मुझे बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि मैं इन दोनों लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी रोचकता से हमारे दर्शकों के लिए अपने विचार को आपके मन के उन मस्तिष्क से उन निकाल के सामने परोस देने के लिए। सर, हम बड़े गौरव के पल महसूस कर रहे हैं कि आपने आपका कीमती वक्त दौड़ भाग की इस हमारे इस स्पेस एंड टाइम की दौड़ में आपने हमारे साथ जुड़े और रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की इस पहल में आपने भी अपना वक्त दिया, जो कि इंस्पिरेशन हमारी इस ऑडियंस के लिए है, हमारे दर्शकों के लिए है। बहुत जल्द हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आने वाले समय में एक आपका व्याख्यान हमारी ऑडियंस के लिए हो। चलते चलते मैं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से, हमारी पूरे टीम की ओर से, हमारे वेस्टर्न जोन की ओर से, और मैं हमारे मुंबई में हमारा वेस्टर्न जोन के अंडर में हमारा रीजनल साइंस सेंटर भोपाल आता है, तो हमारे निदेशक महोदय श्री उमेश कुमार सर की ओर से, हमारी काउंसिल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आखिरी में मैं अपने दर्शकों को जब कहूँगा कि हमें फॉलो करिएगा ज़रूर सोशल मीडिया पे, उसके पहले मैं आपसे एक 10-20 सेकेंड में एक मैसेज लेना चाहूँगा। आज की पीढ़ी के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मानना यह है कि विज्ञान तो हम जितने पढ़ सकते हैं हम पढ़ें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम में से हर एक बड़ा होकर विज्ञानी बने। कुछ बच्चे हैं, क्योंकि समाज की ज़रूरत केवल विज्ञानियों की नहीं है, समाज में डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए,
किसान भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए। तो समाज को सब लोगों की ज़रूरत है, अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपनी रुचि के अनुसार हर व्यक्ति का इवोल्यूशन होगा और वो उस जॉब को, उस प्रोफेशन को टेकअप करेगा। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम यदि तर्कशील नहीं होंगे, यदि हम सोच में वैज्ञानिक नहीं होंगे, तो हम अपने समाज को ठीक से संभाल नहीं पाएंगे। और इस सोच को बदलने का जो काम NCSM और इसकी संस्थाएं रीजनल साइंस सिटीज़, रीजनल साइंस सेंटर और जैसे नेहरू साइंस सेंटर है या दिल्ली में नेशनल साइंस सेंटर है, कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरा बहुत सारे इनके निदेशकों से, बहुत सारे इनके सेंटर्स से और सेंटर के अधिकारियों और कर्मचारियों से इंटरेक्शन रहा है एंड आई कैन से दे आर वेरी वेरी डेडिकेटेड पीपल। और मैं अपील करूंगा सभी विद्यार्थियों से और बड़ों से भी कि अगर आपके आसपास में कोई रीजनल साइंस सेंटर या रीजनल साइंस सिटी या इस तरह का कोई म्यूज़ियम है तो आप वहाँ ज़रूर जाएं, आपके कुछ भी उम्र हो, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीख कर वापस लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ऊर्जा वाली बातों के लिए सर, इतनी प्रेरक बातों के लिए हमारी ऑडियंस के लिए। तो मैं चलते चलते इस खास पहल में, इस क्वांटम क्वेस्ट की इस खास पहल के इस पड़ाव में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर, हमारी पूरी टीम की ओर से। और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को कहता हूं कि आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर फॉलो करें, QR कोड को आप ज़रूर देखें और QR कोड के माध्यम से आप पता चलेगा कि आप हमसे कैसे जुड़े रह सकते हैं और इस तरीके के आने वाले प्रोग्राम्स की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसी बात पे इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।